हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे। तो क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले के पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो आज का चैप्टर है अपना टॉपिक विद्युत, क्लास 10 विज्ञान। चैप्टर 12 विद्युत। तो विद्युत में विद्युत आवेश, विभवांतर, विद्युत विभव, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। 2-3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा क्या होती है? आवेश जब किसी सुचालक में प्रवाहित होता है या किसी तार में इलेक्ट्रॉन या आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा, हेडिंग लगाएंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत क्या होता है? जब विद्युत प्रवाहित ना हो, आवेश का प्रवाह ना हो, आवेश रुका हो एक जगह, तो उसको स्थिर विद्युत बोलते हैं। जैसे कि बोर्ड आपके घर लगाए होगा, एक लाइट वाला बोर्ड, उससे बहुत सारे कनेक्शन होते हैं और उसमें ऑन ऑफ के लिए बटन भी होता है। तो बटन को जब ऑन करते हो तो लाइट जलने लगती है, पंखा भी चलता है, और ऑफ करते हो तो जो बोर्ड से, मान लो ये बोर्ड है आपका, ठीक है, और इसमें बटन लगा हुआ है और इस बोर्ड से कनेक्शन है बल्ब का। ये बल्ब है, तो जब इसको ऑन करोगे तब ये जलने लगता है। मतलब इस तार में, जिस तार द्वारा बोर्ड से बल्ब जुड़ा है, इसमें आवेश का प्रवाह होने लगता है। और जब इसको बंद कर देते हो तो इस तार में आगे धारा का प्रवाह या आवेश प्रवाहित नहीं होता है। मतलब वो जो विद्युत कहीं से आया होगा ना बोर्ड में, फिर बोर्ड से इस बल्ब को कनेक्ट किया गया, तो इसमें स्टोर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, आवेश का प्रवाह नहीं होता है। जब इसको ऑफ कर दोगे तो उसको बोलते हैं स्थिर विद्युत। क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब आवेश प्रवाहित ना हो रहा हो, जब आवेश का प्रवाह ना हो रहा हो तो उसको बोलते हैं स्थिर विद्युत। और अगले प्रकार का है नंबर 2 विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होता है? आवेश के प्रवाह को, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह, अच्छा आप लोग कई जगह पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को भी बोल देते हैं विद्युत धारा। तो आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को बोलते हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर, कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज रहता है, मतलब ये एक प्रकार का आवेश ही है। तो इसकी अगर अच्छी परिभाषा देखी जाए, डिफिनेशन विद्युत धारा की, तो आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा बोलोगे। अब इस आवेश, इस पॉइंट पे नजर करिए। अब किसी भी प्रकार का आवेश हो, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, जब आवेश ट्रांसफर होगा, उसका प्रवाह होगा, तो उसमें धारा उत्पन्न होगी। तो इलेक्ट्रॉन भी एक आवेश की तरह ट्रीट किया जाता है धारा के केस में। ये आवेश ही है। इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये इतना आवेश होता है इसमें। तो जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, मतलब इतने आवेश का प्रवाह होगा।
तो आवेश के प्रवाह से धारा उत्पन्न होती है। अब धारा उत्पन्न कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन, मान लो किसी भी सुचालक में इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं, जब उसमें विभव दिया जाता है या बैटरी जोड़ी जाती है, कहीं से जब उसको चार्ज मिलता है, विद्युत विभवांतर, तब इसमें गति आती है। इलेक्ट्रॉन में धारा कौन उत्पन्न करेगा? इसको धारा उत्पन्न करने के लिए वैद्युत विभव की आवश्यकता होती है। वैद्युत विभव का कार्य है कि इस इलेक्ट्रॉनों को आगे धकेलाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों में एक धारा उत्पन्न होगी। धारा जैसे कि कोई भी धारा का प्रयोग कब किया जाता है? धारा शब्द का, नदी में एक धारा बहती है, नदी में जल की धारा बहती है, तो उसमें वाटर, जल के मॉलिक्यूल लगातार बहते हैं। किसी भी चीज़ के लगातार बहने को बोलते हैं धारा बोल देते हैं। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों के लगातार बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे एक लाइन में अरेंज होकर जब मोमेंट करते हैं, गति करते हैं, तो उससे धारा उत्पन्न होती है। और इस धारा उत्पन्न करने का कारण होता है वैद्युत विभव। और इसको आगे, धारा को रोकता कौन है? धारा को रोकता है प्रतिरोध। अब मान लो विद्युत सप्लाई, यहां से आप विद्युत सप्लाई दिए, जब बटन को ऑन करोगे यहां से, तो ये मान लो आपका तार है, इस तार में इलेक्ट्रॉन भागेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, तब एक धारा उत्पन्न होगी। और आगे इसी तार में आपने एक बल्ब लगा दिया, पंखा लगा दिया, कुछ भी, तो धारा भागी। जैसे ही विद्युत सप्लाई में आप ऑन करोगे तो धारा, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, आवेश के प्रवाह से धारा उत्पन्न होगी। और आगे ये तुम्हारा प्रतिरोध का काम करेगा। प्रतिरोध, मान लो यहाँ पे बैटरी लगाया हो, क्या लगाया हो? बैटरी। तो बैटरी में विभव होगा, उस विभव के कारण इलेक्ट्रॉन आगे की ओर गति करेंगे और एक धारा उत्पन्न हो जाएगी। उस वैद्युत धारा को रोकेगा कौन? प्रतिरोध इस धारा को कम कर देगा। तो धारा को उत्पन्न करता है वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर, इसको विभवांतर भी बोलते हैं, विभवांतर। और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता कौन है? ये बैरियर लगाया आगे खड़ा होता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध जैसे बल्ब हो गया जो धारा को रोके। बल्ब जलाओगे तो तुम्हारा धारा कम पड़ेगा ना। बल्ब है, ट्यूबलाइट है, मोटर है, प्रेस करते हो, जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीनें हैं, सब विद्युत प्रतिरोध का कार्य करती हैं। एक तार भी, सिंपल तार भी धारा का विरोध करता है, धारा को रोकता है। इस तार में जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो तार का भी कुछ प्रतिरोध होता है, तो इसे धारा को रोकते हैं, रोकने का कार्य करते हैं। और वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर धारा को उत्पन्न करता है। तो इसको आप लोग इतना नोट करें, फिर आगे बताते हैं। वैद्युत धारा की एक परिभाषा और भी होती है, किसी तार के अनुप्रस्थ काट से बहने वाले आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसको लिखें आप, फिर आगे बता रहे हैं। इसको और कैसे परिभाषित कर सकते हैं वैद्युत धारा को? किसी तार के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित आवेश की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा है, किसी तार के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित आवेश की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। किसे I से दर्शाते हैं।
आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। जहाँ दर शब्द आ जाता है किसी की दर, तो उसको समय से भाग दे देते हैं। तो वैद्युत धारा का सूत्र क्या होगा, इसको I से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत धारा I बराबर आवेश के प्रवाह की दर, मतलब आवेश क्यों, अब क्यों जब प्रवाह की दर की बात करी जाती है तो दर में क्या आता है, समय से डिवाइड किया जाता है उसको, तो T से डिवाइड करेंगे। तो I बराबर वैद्युत धारा I इक्वल टू Q बाई T, ये तुम्हारा सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर आगे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, Q बराबर IT, Q बराबर IT, I इक्वल टू Q बाई T को Q बराबर IT याद कर लीजिए। इस T को इधर ले आइए बराबर के, तो हो जाएगा IT, तो Q इक्वल टू IT। यहाँ से आप धारा का मान निकाल सकते हैं। धारा का एक आवेश का और सूत्र पढ़े थे इससे पहले वाले लेक्चर में, Q इक्वल टू NE, Q बराबर NE। यहाँ आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पदों में है, और यहाँ क्या है, यहाँ आवेश धारा और समय के पदों में है। अब आंकिक प्रश्न इस पर पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो न्यूमेरिकल्स कैसे लगाए जाएंगे पूरा लेक्चर देखना, लास्ट में कई सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। तो वैद्युत धारा को लिख लीजिए आप, इसको I से प्रदर्शित करते हैं, इतना नोट करिए, फिर आगे बताते हैं इसके मात्रक और किसी एक तार में धारा का फ्लो कैसे होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक के बारे में देखेंगे। वैद्युत धारा का मात्रक, इसका सूत्र क्या पढ़े थे जी, वैद्युत धारा I इक्वल टू Q बटे T। अब इसको अगर अच्छे से देखा जाए तो धारा आवेश बटे समय के बराबर है, मतलब आवेश बटे समय। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और समय का मात्रक सेकंड। तो वैद्युत धारा का SI मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है। नोट करेंगे, वैद्युत धारा का मात्रक SI मात्रक लिखेंगे, SI मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है। कूलाम प्रति सेकंड को आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं, कूलाम प्रति सेकंड, या और कैसे दर्शा सकते हैं, C की पावर -1। जब बटे से इसको ऊपर ले जाओगे सेकंड को, तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो कूलाम प्रति सेकंड इस तरह से दर्शा सकते हो। वैद्युत धारा का SI मात्रक कूलाम प्रति सेकंड है, और इसी को एम्पियर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, या इसी को एम्पियर भी बोल देते हैं। एम्पियर को A से प्रदर्शित करते हैं, अब इसके एम्पियर में कुछ अलग अलग मान होते हैं, दिए होते हैं क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, तो उसको समझ लेते हैं। अगर लिखा है 1 MA, मतलब 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, इसका मान होता है 10 की पावर -3 एम्पियर। अगर कहीं लिखा है 1 माइक्रो एम्पियर, इसको माइक्रो पढ़ते हैं, माइक्रोन है म्यू, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 एम्पियर। और 1 किलो एम्पियर, 1 किलो एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर +3 एम्पियर।
और 1 मेगा, 1 किलो हो गया। यहाँ मिली में स्मॉल एम लगाते हैं, स्मॉल एम, एम ए, और जब कैपिटल एम ए होगा, कैपिटल एम ए, तो इसका मतलब होता है मेगा, मेगा एम्पियर। 1 मेगा एम्पियर 10⁻+6 एम्पियर। तो ये कुछ मात्रक का कन्वर्जन है, इसको याद करना पड़ेगा। जब याद होगा तभी आगे की न्यूमेरिकल अच्छे से सोल्व कर पाओगे। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर, और 1 किलो एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, और 1 मेगा एम्पियर इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर। तो इसको आप लोग नोट कर लो और याद भी कर लो। फिर आगे देखते हैं विद्युत धारा पे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, किस किस तरह से पूछ सकता है, उसके बाद में आगे लेक्चर प्रोसीड होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर क्या होता है, हेडिंग लगाएंगे। 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर क्या होता है, धारा का सूत्र पढ़े थे, I = Q/T। अगर Q का मान 1 हो और T का मान 1 हो तो धारा का मान भी कितना आएगा, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर आएगा। तो इसकी परिभाषा तो डिजाइन हो गई, आप सूत्र से ही निकाल सकते हो। जब किसी सुचालक में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम हो, 1 कूलाम, जब किसी सुचालक में 1 कूलाम आवेश को, जब किसी सुचालक में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो उसमें 1 एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है। ये धारा उत्पन्न होती है जब किसी सुचालक में आप 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे तो उसमें धारा 1 एम्पियर उत्पन्न होगी। जब 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करेंगे 1 सेकंड तक, तो Q की जगह पर आवेश रखेंगे 1 कूलाम, T की जगह पर समय 1 सेकंड, तो धारा का मान भी 1 एम्पियर आएगा। तो ये 1 एम्पियर की परिभाषा है। अब अगली हेडिंग लगाओ, विद्युत धारा को आवेश के पदों में विद्युत धारा, आवेश के पदों में विद्युत धारा। अभी विद्युत धारा देखे थे आवेश बटे T। अब आवेश के विद्युत आवेश के पदों में Q बराबर N/E, आप लोग सूत्र पढ़ चुके हैं बहुत ही पहले, फर्स्ट लेक्चर में ये बता दिए थे। Q बराबर N/E, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E इलेक्ट्रॉन का आवेश। E का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम और N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब अगर इस फार्मूले को इसमें पुट किया जाए तो I = Q की जगह पर N/E रखोगे, N/E/T, तो ये एक नया फार्मूला मिल जाता है। ये
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। जब आपको समय दिया रहेगा कि इतने समय तक इतने इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मान लो 10 सेकंड तक 10 इलेक्ट्रॉनों को फ्लो किया गया, तो उसमें कितना करंट उत्पन्न होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बताएगा तब यही फार्मूला उसमें यूज होगा। क्यों का मान यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, I = NE/T। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और T है समय। और समय हमेशा सेकंड में लिखोगे, समय सेकंड में। तो इसको आप लोग नोट करें, फिर आगे देखते हैं। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। आप न्यूमेरिकल करते हैं, एक दो क्वेश्चन लगाते हैं। पूरा लेक्चर देखना, आपको एकदम सिखा के भेजेंगे, दिमाग में सेट कर देंगे। तो क्वेश्चन है, एक बल्ब को 20 मिनट तक जलाया जाता है। 20 मिनट तक जलाया जाता है तथा वह 0.2 एम्पियर धारा खपत करता है। एक बल्ब को 20 मिनट तक जलाया जाता है, एक बल्ब को 20 मिनट तक जलाया जाता है तथा वह 0.2 एम्पियर धारा खपत करता है। तो इसमें प्रवाहित आवेश की, क्वेश्चन है, एक बल्ब को 20 मिनट तक जलाया जाता है तथा वह 0.2 एम्पियर धारा खपत करता है, उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी। तो इसमें दिया है हमको समय, 20 मिनट तक जलाया जाता है, मतलब T = 20 मिनट। और क्या दिया है, धारा का मान दिया है, वह 0.2 एम्पियर धारा खपत करता है, मतलब I = 0.2 एम्पियर। अब पहले नंबर पे T को, जो समय है, इसको सेकंड में परिवर्तित करेंगे। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यहाँ 20 मिनट है, तो इसको सेकंड में करेंगे तो 20 × 60, 20 × 60, तो ये सेकंड आ जाएंगे। एम्पियर धारा है 0.2 एम्पियर। अब आवेश की मात्रा पूछ रहा है, इसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी, तो आवेश की मात्रा निकालना है, Q = IT। बताया था आपको, यही याद करने के लिए। तो आवेश यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि आवेश बराबर धारा गुणे समय। अब तुमको धारा और समय दोनों दिए, तो आवेश आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ मान पुट करेंगे, I है 0.2 इंटू समय कितना है 20 × 60। अब इस पॉइंट से आप काट देंगे इस 0 को। अब 2 दूना 4, 6 चौक 24, 240। तो आवेश की मात्रा 240 कूलाम हो जाती है। Q = IT से लगाएंगे, आराम से आंसर निकल आएगा। अब आगे देखते हैं कि धातुओं में या किसी भी वस्तुओं में धारा के प्रवाह के आधार पर कितने प्रकार में धातुओं को या पदार्थों को बांटा गया है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। धारा के प्रवाह के आधार पर धातुओं को 3 प्रकार में बांटा गया है, 3 भागों में। अगली हेडिंग है आवेश या धारा के प्रवाह के आधार पर पदार्थों को
3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है कुचालक या सुचालक, सुचालक या इसी को केवल चालक बोल देते हैं, चालक। अब जिस वस्तु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी उसमें धारा आसानी से बहेगी, क्योंकि धारा कौन उत्पन्न करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा तो धारा उत्पन्न होगी। तो धातुएं होती हैं, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत काफ़ी संख्या में होते हैं, इसलिए उसमें धारा आसानी से प्रवाहित होती है। तो सुचालक या चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है। सुचालक या चालक जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और धारा का आसानी से प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह या धारा का प्रवाह बहुत ही आसानी से होता है, उनको सुचालक या चालक इंग्लिश में कंडक्टर बोलते हैं। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? उदाहरण सभी धातुएं जितनी भी धातुएं हैं, जैसे कॉपर है, Au मतलब सोना, गोल्ड, Ag एल्यूमिनियम, ये सभी धातुएं हैं। तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन काफ़ी संख्या में होते हैं और धारा का प्रवाह आसानी से होता है, तो ये सब चालक होती है। नंबर 2 कुचालक। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण धारा का प्रवाह नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है। उदाहरण इसमें जैसे लकड़ी, रबड़ और कांच। तो कुचालक जो होते हैं, इंसुलेटर, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। कुचालक जो होते हैं जैसे सूखी लकड़ी, रबड़ है, कांच है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, जिसके कारण उसमें जब इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे मुक्त तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा, मतलब धारा उत्पन्न नहीं होगी, तो उनको कुचालक में रखते हैं, उनको कहते हैं कुचालक। अब अगले प्रकार का है अर्धचालक, जिसमें बहुत कम मात्रा में धारा का प्रवाह होता है। तो इसको आप लोग नोट करें, फिर बताते हैं अर्धचालक क्या होते हैं। तो आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लिए होंगे। अगली हेडिंग है अर्धचालक। अर्धचालक, सुचालक में धारा प्रवाह होता है, कुचालक में नहीं होता है। और अर्धचालक उसके नाम से ही लग रहा है, अर्धचालक मतलब आधा चालक है। नंबर 3 अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम संख्या में होते हैं,
बहुत कम संख्या में होते हैं तथा धारा बहुत कम प्रवाहित होती है। इसमें धारा का प्रवाह होता है लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम संख्या में होते हैं, तो बहुत अच्छे सुचालक नहीं है। इनमें ज़्यादा धारा नहीं प्रवाहित होती, बहुत कम धारा प्रवाहित होती है। तो इनका यूज वहाँ किया जाता है जहाँ लिमिटेड धारा की ज़रूरत होती है। जैसे आईसी चिप वगैरह बनाई जाती है तो उसमें अर्धचालक यूज किए जाते हैं। इसके उदाहरण हैं जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। तो ये अर्धचालक हैं। तो धारा या आवेश के प्रवाह के हिसाब से 3 प्रकार के पदार्थों होते हैं। पदार्थों को 3 जगह बांटा गया है। पहला सुचालक जिसमें आसानी से धारा प्रवाहित हो जाती है, और कुचालक जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते ही नहीं है, तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। और जो अर्धचालक होते हैं इसमें बहुत कम मात्रा में धारा का प्रवाह होता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लें। फिर आगे देखते हैं किसी तार में धारा का प्रवाह कैसे होता है। हेडिंग लगाओ, तार में धारा का प्रवाह। धारा का प्रवाह मान लो आप एक कोई तार ले लिए। अब ये तार या तो कॉपर, एल्युमिनियम इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना होगा, तो उसके अंदर बहुत सारे कॉपर या एल्युमिनियम के तार होंगे, पतले पतले वायर्स, और उस धातु में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से गति कर रहे होंगे इधर उधर। तो एक तार में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है। अगर कोई सिंपल तार ऐसे ही रखा हुआ है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट, जो विन्यास होता है, वो इधर उधर जिग जैग होता है, टेढ़ा मेढ़ा, किसी एक लाइन में अलाइन नहीं है। अगर इसी तार में किसी बैटरी या सेल को जोड़ दिया जाए तब इसमें इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में संरेखित हो जाते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है। तो किसी भी तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं जिसके कारण उसमें धारा बहती है। अगर इसमें बैटरी जोड़ोगे आप, मान लो एक बैटरी कनेक्ट कर दी है इससे, अब कैसा होगा? अब इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर, ये जो बड़ा होता है चिन्ह ये धनात्मक होता है और ये छोटा वाला ऋणात्मक होता है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणात्मक से धनात्मक टर्मिनल की ओर जाते हैं। ये धनात्मक टर्मिनल है, धनात्मक टर्मिनल, और ये है ऋणात्मक टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस धातु में, जैसे ही इसको वैद्युत विभव मिलेगा तार को, और वैद्युत विभव क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को आगे धक्का देता है जिससे कि उसमें धारा प्रवाहित होती है। तो जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनमें आगे की ओर गति होगी, इस तरफ निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो धारा के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ऐसे दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन का
प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋणात्मक से धनात्मक की ओर हो रहा है। तो जैसे ही विद्युत लगेगा तो ये सब एक ही रेखा में संरेखित हो जाएंगे और परिपथ को पूरा करेंगे। इस परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह चालू हो जाएगा। और ऐसे ही अगर कोई तार लेते हो उसमें विद्युत विभव या कोई बैटरी या सेल जुड़ा हुआ नहीं है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संरेखित नहीं होते हैं किसी भी दिशा में, जिग-जैग किसी भी ओर को गति करते रहते हैं। जब इनको पार्टिकुलर किसी स्थिति में जब सेल की लगाई जाएगी, इसमें सेल लगाने पे या बैटरी का यूज करने पे जब विद्युत विभव इनको मिलता है तो एक ही रेखा में संरेखित हो जाते हैं और प्रवाह के कारण इनके धारा उत्पन्न होती है। तो इसके बाद देखेंगे धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा किधर से किधर होती है। विद्युत धारा की दिशा, एक परिपथ में दिशा की बात की जा रही है क्योंकि वैसे विद्युत धारा की दिशा होती ही नहीं है, एक अदिश राशि है, इसका केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। किसी परिपथ के अंदर धारा को कैसे पहचानोगे कि धारा किधर बह रही है। मान लो ये एक परिपथ था, इसमें तार ही लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तार। इस तरह से ये धन टर्मिनल है, ऋण टर्मिनल। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होगा, इस तरह से कुछ। तो इलेक्ट्रॉन ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर जा रहे हैं और धारा का प्रवाह उल्टा होगा, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। तो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। और धारा का प्रवाह को I से प्रदर्शित करते हैं, ये धारा का प्रवाह है, धारा का प्रवाह। जैसे ही बैटरी आप किसी तार में लगाएंगे तो ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, जिसके कारण इसमें उल्टा धारा उत्पन्न होगी जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगी। तो इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण टर्मिनल से ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर तथा विद्युत धारा का प्रवाह धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर विपरीत दिशा में होता है। परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर होगा और जो धारा बहेगी वो धन टर्मिनल से, धारा I ऋण टर्मिनल की ओर बहेगी। मतलब ये दोनों विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। कोई सिंपल तार होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन जिग जैग इधर उधर भागते हुए नजर आएंगे, भागते होंगे ही नहीं, इधर उधर अलाइन होंगे सभी दिशाओं में। और जब पार्टिकुलर इसमें विद्युत लगाया जाएगा, बैटरी जोड़ी जाएगी, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लो ये धातु है, तो सभी इलेक्ट्रॉन एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे। नेगेटिव टर्मिनल से, ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर गति करेंगे इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इसमें एक धारा उत्पन्न होगी, वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाएगी। तो विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन और धारा का प्रवाह होता है।
इसको आप लोग पॉज करके नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग पॉज करके नोट कर लिए होंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, वरना लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आगे की क्लास में लेके आएंगे वैद्युत परिपथ क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट, परिपथ को कैसे डिजाइन किया जाता है, क्या क्या होता है परिपथ में, उसके चिन्हों को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इसके बारे में समझेंगे। और अंकित प्रश्न जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में, उसको भी डिस्कस करेंगे, हल करवाएंगे सुपर ट्रिक के साथ। और हमारे चैनल शिक्षा के नए किरण को आप लोग शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए ओके बाय।